लेट्स डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का टाइप क्या है, जैसे क्या एटम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, आयंस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है या क्या है। पहली बात ये। दूसरा, इंटर मॉलिक्यूलर और इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन किस टाइप का है। ऑन दैट बेसिस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर क्लासिफाइड. So these are classified. These are classified on the basis of type of constituent, particles and inter particle interaction, as follows. अब हम वन बाय वन इसके टाइप्स देखेंगे। तो सबसे पहला टाइप क्रिस्टलाइन सॉलिड का हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब देखिए इसमें नाम से हमें पता चलता है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। सो in these crystalline solids, constituent particles are molecules. constituent particle जो है वो molecules होते हैं। अब मॉलिक्यूल पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई पड़े। सो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर फर्दर क्लासिफाइड exactly on that basis. So let's discuss types of molecular solids. So types of molecular solids के types अब हम देखेंगे। अब इसमें सबसे पहली जो वैरायटी हम देखेंगे, वेरी फर्स्ट टाइप, दैट इज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब देखिए पोलैरिटी का मतलब क्या होता है। जब बॉन्ड दो अलग अलग एटम्स के बीच हो जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज अलग अलग है, तो डेफिनेटली जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा दैट प्रीफर टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ, जिसके वजह से चार्जेस इंड्यूस होंगे, उसी को हम पोलैरिटी कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज पोलैरिटी। सो दोज मॉलिक्यूल्स, आई मीन उनको अगर हम सॉलिडिफाई करेंगे, क्रिस्टलाइज करेंगे, तो जो क्रिस्टल्स हमारे पास होंगे उन्हें पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हम कह सकते हैं। सो दीज पजेस परमानेंट डाइपोल मोमेंट, याद रखना, these molecules possess permanent dipole moment. These possess permanent dipole moment, सबसे पहली बात। and molecules are held together by dipole interaction and are held together by dipole interactions। इनमें डाइपोल इंटरेक्शन जो है वो ऑपरेट होता है। अब इनको आप आसानी से लिक्विफाई भी करा सकते हो। सो दीज कैन बी liquefied and then solidified easily। आसानी से हम इसको लिक्विफाई कर सकते हैं और उसके बाद सॉलिडिफाई भी करेंगे। सो एग्जाम्पल के तौर पे बताया जा सकता है HCl, SO2 etc. These are the polar molecular solids।
अब पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के बाद दूसरी वैरायटी हम देखेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। सो सेकंड थिंग, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब देखिए ज्यादातर हाइड्रोकार्बन्स, उसके बाद ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें सेम एटम्स के कॉम्बिनेशन से वो फॉर्म हुए हो, वो इस वैरायटी में आते हैं। जैसे कि मॉलिक्यूल्स लाइक CO2, मॉलिक्यूल्स लाइक CO2, उसके बाद H2, H2 के बाद CH4, Cl2 etc. ये जो है विच फॉर्म नॉन पोलर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, विच फॉर्म नॉन पोलर molecular solids at room temperature, ये इस वैरायटी में आता है, comes under this variety। उसके बाद these are soft and do not conduct electricity, याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज। so they are soft and non-conductor यानी इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट नहीं करेंगे। उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है एंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। स्वाभाविक है, अगर सॉफ्ट होंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर वीक है तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कमजोर होंगे। अब इनमें वीक डिस्पर्शन फोर्सेस होते हैं या लंडन फोर्सेस होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक डिस्पर्शन फोर्सेस, जिसको हम लंदन फोर्सेस भी कह सकते हैं। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होने के वजह से स्वाभाविक है इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कमजोर होते हैं। इसके बाद तीसरी वैरायटी, थर्ड टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, जिसे हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। सो ऐसे सॉलिड्स जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, उसकी हम बात करेंगे। अब इसमें एक चीज हमें समझना होगा, ये भी मॉलिक्यूल्स पोलर होंगे लेकिन पॉजिटिव पोल कंपल्सरीली हाइड्रोजन होना चाहिए। सो याद रखना, पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, जो फैमिलियर एग्जांपल है, लाइक वाटर आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, याद रखना। अब इसमें क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल पोलर होता है जिसमें पॉजिटिव पोल हाइड्रोजन है और नेगेटिव पोल ऑक्सीजन। सो अपोजिट पोल के इंटरेक्शन को ही हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। सो इन वाटर positive hydrogen atom of one molecule is held with negative oxygen atom of other by hydrogen bonding। सो इसका बेहतरीन एग्जाम्पल हम दे सकते हैं आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, जिसको हम क्रिस्टलाइज करने के बाद फ्रीज करने के बाद हमें मिलता है। और दूसरी बात ये भी हमें याद रखना होगा, आइस सॉलिड भले ही है बट इट इज लेस डेंसर देन वाटर, क्योंकि उसके अंदर
बहुत सारा एम्प्टी स्पेस होता है आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन जिसमें हवा भरी हुई होती है। अब इसके बाद इनका क्या बोलते हैं उसको, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सो दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। स्वाभाविक है, जितना इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन स्ट्रांग होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब इसके बाद सेकेंड वेराइटी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बाद नेक्स्ट वेराइटी टू बी डिस्कस इज आयोनिक सॉलिड्स। आयोनिक सॉलिड्स, अब देखिए नाम से पता चलता है कि यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं आयंस आयोनिक सॉलिड के अंदर। तो ऑल सॉल्ट्स आर आयोनिक सॉलिड्स, रिमेंबर all salts are ionic solids and they are formed by smaller cations and larger anions अनायन और कैटायन का के बीच का जो क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक सॉलिड्स। अब कैटायन और अनायन चार्ज को बैलेंस करते हैं, इसलिए मॉलिक्यूल जो है वो न्यूट्रल होता है, याद रखना। सो ड्यू टू चार्ज बैलेंसिंग molecule is neutral, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी उस आयोनिक सॉलिड के मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। सो अपोजिट आयंस के बीच अट्रैक्शन होगा और आयंस विद सेम चार्ज रिपेल वन अनदर, नो डाउट। सो इन दीज सॉलिड्स आयंस with same charge repel, while ions with opposite charge attract each other, यानी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो चीजें देखने को मिलेंगी, रिपल्शन और अट्रैक्शन। स्वाभाविक है, लाइक चार्जेस के बीच रिपल्शन होगा और अनलाइक चार्जेस के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन। सो एक्चुअल अरेंजमेंट जो है आयन का वो तीन बातों पे निर्भर करेगा, याद रखना। सो एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ आयंस डिपेंड ऑन, अब इसमें सबसे पहला फैक्टर होगा कौन सा, कि कैटायन और अनायन का साइज क्या है। सबसे पहली बात, साइज ऑफ कैटायन एंड अनायन, साइज ऑफ कैटायन एंड अनायन। उसके बाद दूसरा जो फैक्टर है, चार्जेस ऑन आयंस, नो डाउट, चार्जेस ऑन आयंस यानी कितना मैग्नीट्यूड चार्ज उनके ऊपर है, और अनायन कितने इजीली पोलराइज हो सकता है, ये तीसरी बात। सो ईज विथ विच अनायन कैन बी पोलराइज्ड, ये जो तीन चीजें हैं इसके ऊपर आयंस का अरेंजमेंट निर्भर करता है। अब और एक चीज, दे आर हार्ड, ब्रिटल एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। सो दे आर हार्ड, ब्रिटल एंड हैव हाई melting points. So they do not conduct electricity when solid, क्योंकि solid state में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, सो क्रिस्टलाइन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे आयोनिक सॉलिड। लेकिन अगर उसको आप मेल्ट करेंगे, फ्यूज करेंगे, तो फ्यूज्ड सॉल्ट जो है वो कंडक्ट कर सकता है। सो दे डू नॉट कंडक्ट
electricity in solid state, but molten salts can conduct electricity. molten salts electricity को conduct कर सकते हैं. So it was all about molecular solid and ionic solids. Now next type of crystalline solid, that is third one, is the metallic solid. metallic solids. अब देखिए मेटालिक सॉलिड के एग्जांपल में हम बता सकते हैं मेटल्स. सो इसमें होता क्या है, एक लॉरेंज और ड्रूड की एक थ्योरी आई जिसे हम इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी कहते हैं, जिसमें बताया गया है कि पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयन, जिसे उन्होंने कर्नेल बोला, इट सीम्स टू बी इमर्स्ड इन सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स. याद रखना. सो it seems that positive metal ion that is kernel, जिसको कर्नेल कह सकते हैं, is deeped in sea of delocalized electrons. And remember, electrostatic force of attraction between metal ion and free electron is called metallic bond. So electrostatic force of attraction between metal cation and free electrons is known as metallic bond. उसको metallic bond कहना चाहिए. And metallic bond is stronger, thus metals have high melting and boiling points. याद रखना. So metallic bond is very strong, thus metals have very high melting point and boiling point. ये याद रखने की जरूरत है. अब metals are characterized by some metallic properties. अब ये जो metallic properties metal show करते हैं, that is due to metallic bonding, which happens to be the non-directional. Remember, so metals are characterized by luster, उसके बाद malleability, उसके बाद डक्टिलिटी, उसके बाद सोनोरस, कंडक्टिविटी, etc. due to presence of metallic bonding के वजह से ये सब चीजें हम देख सकते हैं. अब इसके बाद नेक्स्ट वेराइटी इज द कोवैलेंट सॉलिड. कोवैलेंट सॉलिड को आप एटॉमिक सॉलिड भी बोल सकते हो. सो नेक्स्ट टाइप इज कोवैलेंट सॉलिड्स और इन सिंपल एटॉमिक सॉलिड्स. अब देखिए नाम से सब कुछ पता चल जाता है. सो स्मॉलर constituents are atoms which are held by covalent bond in these solids. So in these solids, constituents are atoms which are held together by
कोवैलेंट बॉन्ड्स, यानी एटम्स के बीच कोवैलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट रहेगी। वो कंडक्टर हो भी सकते हैं और इंसुलेटर का भी काम कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर, रिमेंबर, सो डिपेंडिंग on structure, they may be conductors or insulators। वो कंडक्टर भी हो सकते हैं या फिर इंसुलेटर भी हो सकते हैं। अब हम देखेंगे एग्जांपल्स कोवैलेंट सॉलिड्स के। सो लेट्स डिस्कस एग्जांपल्स ऑफ कोवैलेंट सॉलिड्स। देखिए, कोवैलेंट सॉलिड के एग्जांपल में सबसे पहला एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे डायमंड। याद रखना, डायमंड जो है इट इज वन ऑफ द एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशन ऑफ कार्बन। याद रखना, सो इट इज वन ऑफ द allotropes of carbon in which carbon is sp3 hybridized। कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यानी डायमंड में जितने भी कार्बन एटम्स होंगे उनका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगा sp3, and one carbon is attached to 4 different carbon atoms। So one carbon atom is attached with 4 different carbon atoms forming a crystal known as diamond। So it is very hard और इसका melting point होता है 3550। So it is very hard, having melting point of 3550 degrees Celsius, and it is used in ज्वेलरी में इसका ज्यादातर इस्तेमाल होता है, और रॉक ड्रिलिंग में, यानी बड़े बड़े जो पहाड़ है उसको तोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग नॉर्मली करते हैं। अब इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल यहां पे हम देखेंगे ग्राफाइट। देखिए, ग्राफाइट इज अनदर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, जिसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होता है sp2, एंड वन कार्बन इज अटैच्ड टू 3 डिफरेंट कार्बन एटम्स। यहाँ पे एक्सटेंसिव कॉन्जुगेशन होता है, पाई बॉन्ड, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स देखे जा सकते हैं। सो इट इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन in which carbon is sp2 hybridized। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 होता है, एंड वन कार्बन एटम इज अटैच्ड टू 3 different carbon atoms, 3 different carbon एटम्स। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। याद रखना, इट हैज लेयर्ड स्ट्रक्चर, एंड वन लेयर इज अटैच विथ अनदर बाय मींस ऑफ van der Waals forces। सो इट हैज लेयर्ड स्ट्रक्चर, and layers are held by van der Waals forces। So van der Waals forces of attraction operates to hold the layers। It is found to be good conductor of electricity। ये एक चीज याद रखो। So it conducts electricity।
कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। जैसे डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन ग्राफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसलिए इसको हम सेल्स और बैटरीज में यूज करते हैं। उसके बाद सॉलिड ग्राफाइट कैन बी यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट। इसके बाद तीसरा फॉर्म हम लोग देख सकते हैं, वो है बकमिंस्टर फुलरीन। याद रखना ये लेटेस्ट एलोट्रॉप है जिसकी डिस्कवरी हुई। फुलर नाम का एक आर्किटेक्ट था जिन्होंने एक डिजाइन बनाया, तो इस एलोट्रॉप का स्ट्रक्चर फुलर के डिजाइन से मिलता है, इसलिए इसका नाम बकमिंस्टर फुलरीन दिया गया। सो इसमें होता क्या है, इट इज C60, इट कंसिस्ट ऑफ C60 यूनिट्स, 60 कार्बन एटम्स का एग्रीगेशन है, और कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 होता है। इट हैज C60 units in which carbon is sp2 hybridized। जैसे ग्राफाइट में हम देखते हैं कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 होता है, तो फुलरीन में भी sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं कार्बन। एंड इट हैज सॉकर बॉल लाइक स्ट्रक्चर। इसमें होता क्या है, कार्बन के पेंटागोनल और हेक्सागोनल रिंग्स उस हिसाब से अरेंज होते हैं कि एक स्फेरिकल शेप तैयार हो। सो यहां पे हम बोल सकते हैं इट हैज सॉकर बॉल लाइक structure in which carbon hexagons and pentagons are arranged to form sphere। ये होता है। अब देखिए फुलरीन के कुछ कंपाउंड्स भी हमें पता है, जैसे कि पोटेशियम के साथ K35C60 जो सुपर कंडक्टर के तौर पे हम यूज कर सकते हैं। सो कंपाउंड ऑफ फुलरीन दैट इज K35C60 is used as superconductor. So it was all about the crystalline solids and its types.